नाजरीन आदाब। ज़बानें किसी भी मज़हब, किसी भी ज़ात की नहीं होती, ना ही किसी कौम की होती हैं। ज़बानें इलाक़ों की हैं, मुल्कों की हैं, और फिर ज़बानें सफ़र करती हैं एक जगह से दूसरी जगह। उस सफ़र को हम हिजरत का नाम भी दे सकते हैं। उर्दू सिर्फ़ मुसलमानों की ज़बान ना कभी थी, ना है, और ना ही किसी ज़बान के लिए ये मुमकिन है कि वो किसी एक मज़हब के साथ जुड़कर अपने आप को ज़िंदा रख सके। ज़बानें एक दूसरे से लेन देन का सिलसिला जारी रखती हैं। कुछ ज़बानें दूसरी ज़बानों से कुछ लेती हैं और फिर उसे कुछ लौटाती भी हैं। उर्दू ने फ़ारसी, अरबी और हिंदी, संस्कृत और अब अंग्रेज़ी, इन तमाम ज़बानों से अल्फाज लिए, और कमाल यह है कि उर्दू का हाज़मा इतना ज़बरदस्त है, उर्दू ने इन तमाम अल्फाज को जब लिया तो फिर इनको अपना लिया और अपना बना लिया। उर्दू का पहला अखबार जामे जहानुमा 1822 को निकला। ये उर्दू का पहला अखबार था। आहिस्ता आहिस्ता फिर 1857 जब आया तो उसके बाद उर्दू अखबारात की सूरत ज़रा तब्दील होती है, और फिर आज तक ये सिलसिला जारी है। 1947 ने एक मुल्क को उर्दू उनकी नेशनल लैंग्वेज बनी, और नेशनल ज़बान बनने के साथ साथ कुछ खदशात ये थे कि पता नहीं हिंदुस्तान में उर्दू का मुस्तकबिल किस तरह का होगा। उसके बाद भी उर्दू के अखबारात हिंदुस्तान से निकलते रहे। आज उर्दू के बहुत ही अहम अखबार, जो अखबार 1938 में निकला था इनकलाब के नाम से, और 1938 में कमाल ये है कि जब पाकिस्तान बना तो जिन्ना ने अब्दुल हमीद अंसारी साहब से ये कहा कि आप पाकिस्तान चलिए, चूँकि पाकिस्तान में नेशनल ज़बान उर्दू है और वहाँ ये अखबार ज़्यादा फले फूलेगा और इसकी ज़्यादा अहमियत होगी। तो उन्होंने कहा नहीं, मुझे हिंदुस्तान में रहना है, और चूँकि माइनॉरिटीज़ की भी एक आवाज़ बनना है मुझे, तो इस अखबार की ज़रूरत हिंदुस्तान को पाकिस्तान से ज़्यादा है। वो अखबार 2010 में जागरण ग्रुप ने ख़रीदा। जागरण जो हिंदी का सबसे बड़ा ग्रुप है। इस वक्त नॉर्थ इंडिया के एडिटर शकील शमसी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। शकील शमसी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और आपका खैर मकदम है, रेख्ता में आप तशरीफ़ लाए हैं। शकील साहब, 1938 में इनकलाब ने अपना सफ़र शुरू किया था जी, और ये वो ज़माना है जब बिल्कुल आज़ादी के हम बहुत करीब पहुंच चुके थे। और इस अखबार को जिन्होंने शुरू किया, अब्दुल हमीद अंसारी साहब ने, उनको जिन्ना ने ये ऑफ़र दी कि आप पाकिस्तान आइए, और चूँकि पाकिस्तान में नेशनल ज़बान हमारी उर्दू है, तो वहाँ इस अखबार की ज़रूरत भी ज़्यादा है और इस अखबार को फ़ायदा भी ज़्यादा होगा। उन्होंने वहाँ जाने से इनकार कर दिया। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, उनका फ़ैसला, आज आप नॉर्थ इंडिया के इनकलाब के एडिटर हैं, उनका ये फ़ैसला कि वो पाकिस्तान नहीं गए और यहीं रहे, किस हद तक दुरुस्त था? हाँ, दुरुस्त आप कीजिएगा, क्योंकि हिंदुस्तान में पाकिस्तान से ज़्यादा उर्दू बोलने वाले हैं, उर्दू ज़्यादा समझने वाले हैं, और पाकिस्तान की वजह से उर्दू को कोई फ़ायदा नहीं पहुंचा है मेरी नज़रिए में। पाकिस्तान की वजह से उस पर कम्युनल टैग ज़रूर लगा, उसको फ़िरका परस्तों की ज़बान, एक फ़िरके की ज़बान ज़रूर मंसूब करने की कोशिश की गई, वरना उर्दू को कोई फ़ायदा पाकिस्तान से पहुंचा हो ऐसा नहीं, बल्कि हिंदुस्तान में ज़्यादा फली फूली। और जिस तरीके से फ़िल्मों ने कब्ज़ा किया उर्दू पर और उर्दू ने कब्ज़ा किया फ़िल्मों पर, उससे तो आप देख लीजिए कि घर घर की ज़बान हो गई। भले ही आदमी रस्मुल ख़त से वाकिफ़ ना हो, लेकिन कोई घर ऐसा नहीं होगा जिसमें उर्दू के 100-200 लफ्ज़ वहाँ के बच्चे ना बोलते हों या वहाँ के घर के लोग ना बोलते हों। तो जाने अनजाने में उर्दू जो थी वो पूरी एक तरीके से ऑफिशियल लैंग्वेज ना होने के बावजूद, सरकारी सरपरस्ती ना होने के बावजूद वो फैल गई पूरे दूर में। और आप ये देखिए कि जिस तरीके से आज उर्दू मकबूल हो रही है और जिस तरीके से उर्दू बढ़ रही है, उसमें गैर मुस्लिम हजरात का ही बहुत बड़ा रोल है। और ख़ुद जागरण ग्रुप जिसने ये अखबार को उठाया, या सहारा ग्रुप, वो मुसलमानों का नहीं है, उन लोगों ने पूरा हिंदुस्तान के 2 बड़े अखबार वही ग्रुप चला रहे हैं। तो ये एक उनका फ़ैसला जो था कि मुस्तकबिल उन्हीं ने शायद देखा था, और
अगर वो चले जाते तो वहाँ पर एक और पाकिस्तान में एक छोटा अखबार और शामिल हो जाता, जिस तरीके से वहाँ दूसरे अखबार निकलते हैं वैसे एक और हो जाता। लेकिन यहाँ हिंदुस्तान में उसने जो अपनी इंफरादियत कायम की और जो उसके मकबूलियत मिली है उर्दू का, मुझे लगता है कि उर्दू का एक वो वाहिद अखबार है कि जिसके मालिकान ने उसी के बलबूते पर पूरा मीडिया एम्पायर खड़ा कर लिया, उसी के बलबूते पर उन्होंने मिड डे ग्रुप कायम किया, उसी के ऊपर अपना जो बुनियाद थी तो वो तो इनकलाबी थी, इनकलाब के बाद उनका ऊपर बढ़ते चले गए। तो मरहूम का फैसला बिल्कुल सही था और खुशी की बात है कि वो पूरी जो एक रिवायात है वो हम तक मुंतकिल हुई और हमको इसका मौका मिला कि हम इनकलाब से वाबस्ता हों। और खुदा का शुक्र है कि एक अच्छा अखबार है और पसंदीदा अखबार है लोगों का। लेकिन शकील साहब, ये अखबार तो बहुत पसंद किया जा रहा है और गालिबन 2010 में इसकी जागरण ग्रुप ने खरीदा है और 2010 के बाद इसकी लीडरशिप में बेपनाह इजाफा हुआ है। मैं भी इस अखबार का कारी हूँ और आम लोगों के बीच में उठता बैठता हूँ, तो इसलिए ये बातें कर रहा हूँ कि जाहिर है राष्ट्रीय सहारा और उससे पहले एक अखबार कौमी आवाज़ हमारे पास था जो हमारी आवाज़ था, और उसके बाद फिर सहारा भी आया और अब इनकलाब, और इसके बीच में बहुत सारे अखबार जाहिर है निकल रहे हैं। लेकिन ये दो अखबार राष्ट्रीय सहारा और इनकलाब जो है हमारे बहुत अहम अखबार हैं। शकील शमसी साहब, जागरण ग्रुप के पास ये अखबार है और इससे पहले इस अखबार की अपनी एक तारीख है, और अब जब आप इसके एडिटर हैं तो क्या कुछ तब्दीलियां आई हैं? जिस तरह के जैसे जो पहले अखबार इनकलाब निकलता था उसके फीचर्स, उसमें हेडलाइन किस तरह की होनी चाहिए, न्यूज़ किस तरह की होनी चाहिए, चूँकि एक हिंदी का अखबार हिंदी के अखबार वाले इसके मालिक हैं, तो क्या कुछ उन्होंने जो हिंदी की अपनी एक रीडरशिप है या हिंदी अखबार को चलाने का एक तरीका है कि हेडलाइन किस तरह की हो और उसमें कौन कौन सी चीज़ें छापी जानी चाहिए, क्या इस तरह की चीज़ों का ध्यान इसमें भी नहीं? हम तो अपनी जगह पर, हर अखबार का एडिटर अपनी जगह पर रखता है और मालिकान का कोई प्रेशर नहीं है हमारे ऊपर। सबसे अच्छी बात यह कि हमारे ऊपर मालिकान की तरफ से कोई प्रेशर नहीं कि आपको ही करना है। हमने कोशिश ये की है जो इनकलाब की कदीम पॉलिसीज थी उनसे निराप ना किया जाए और उसमें हम पूरी तरह से कामयाब हैं। और जो भी जागरण ग्रुप के कई अखबार हैं, सिर्फ जागरण ही नहीं है, उनका आईनेक्स भी है, उनका नई दुनिया भी उन्हीं का ग्रुप का अखबार है, मिड डे भी उन्हीं का है और इनकलाब भी उन्हीं का है। और हर अखबार की अपनी अपनी पॉलिसीज़ हैं। ये उसमें जागरण की पॉलिसी रिफ्लेक्ट हो ऐसा नहीं है, नई दुनिया की पॉलिसी और जागरण की अलग अलग है। हमारा जो मैनेजमेंट है उसने इंतजाम जो करके रखे हैं वो पॉलिसी, वो उनका खाली प्रोडक्शन, उनका गवर्निंग, उनका इंतज़ाम उस तक महदूद है। वो पॉलिसीज़ में मुदाखलत नहीं करते हैं और एडिटरों को छोड़ रखा है और बहुत आज़ादी दे रखी है और एक बिल्कुल डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को उन्होंने काबू में रखा है और उसके ऊपर वो चाहते हैं कि उनका अखबार बिल्कुल एक हिंदुस्तानी अखबार की शक्ल में उभरे और एक हिंदुस्तानियत उसमें कायम रहे। बाकी जो भी उसके एडिटर्स हैं वो अपने आज़ाद हैं। जी हाँ, तो ये अच्छी बात है। और इनकलाब में बहुत ज़्यादा तब्दीलियाँ हमने उस लिहाज से तो नहीं की कि जो पॉलिसी के लिहाज से हों या, लेकिन बाकी कुछ चीज़ें ऐसी की जो कभी उर्दू अखबारात में नहीं थी, वो नई चीज़ें हमने की। जैसे SMS का कॉलम, या आप किसी हिंदुस्तान के किसी उर्दू अखबार में नहीं था कि SMS का कॉलम, और इतना मकबूल कॉलम है कि हमको रोज़ सैकड़ों लोगों के डिलीट करना पड़ते हैं। हम SMS नहीं सबके शाये कर सकते। रोज़ 3 रुपये खर्च करके आदमी हमसे वाबस्ता है, अपने 3 रुपये का एक SMS भेजता, फ्री SMS भी नहीं कि आप भेज दीजिए। तो सैकड़ों की तादाद में लोग अपने SMS के कॉलम भेजते हैं। हमने लोगों को फिर उसका रीडर कनेक्ट का हमने एक तस्वुर पैदा किया। रीडर कनेक्ट का तस्वुर जो आमतौर से उर्दू में नहीं होता था, हमने लोगों को मौका दिया आपकी राय कॉलम के ज़रिए से कि वो अपनी बर्निंग जो इश्यूज़ हैं उनके ऊपर अपनी राय दें। और जब हम उसका कोई एक मौजू निकालते हैं तो उस पर लोगों की हज़ारों की तादाद में लोग भेजना शुरू कर देते हैं और लिखना शुरू कर देते हैं। इसका मतलब है कि जो सिटीज़न जर्नलिस्ट हैं जिनको एक अंग्रेज़ी अखबारों में हैसियत हासिल थी, उसको उर्दू में हमने रोशनास करा। वरना इससे पहले उर्दू में मुरासला निगारों की एक तंजीम हुआ करती थी, मुरासला निगारों का एक सिलसिला हुआ करता था, वो मुरासलात लिखा करते थे। लेकिन हमने मखसूस लोग थे जो जो कुछ मखसूस लोग थे और वो एक ख़ास तबका था। लेकिन इसमें हमने नौजवानों को और मदरसे के लोगों को और सबको इन्वॉल्व किया और इस तरीके से हमने उसको बढ़ाया। उसके अलावा हमारे यहाँ इंटरनेशनल कवरेज हमने बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी है और उसके लिए भी हमने ख़ास तौर से कोशिश ये की है कि हमारे यहाँ अरबी और अंग्रेज़ी जानने वाले जो नौजवान हैं उनके ज़रिए से हम
वो खबरें जो अभी तक हमको अमेरिका और जो हमको खबरें बरतानिया से मिला करती थी, अरब की खबर, वो खबर हम जाती थी पहले अमेरिका से होकर आती थी हमको एजेंसी के थ्रू, हम डायरेक्ट वहाँ की वेबसाइट के ज़रिए से या वहाँ के चैनलों के ज़रिए से या वहाँ के अखबारों से उठा लेते हैं और उसका ट्रांसलेशन करा के, तो उस पर एक ठप्पा भी नहीं लगता जो मगरबी तंजीमें करती हैं या मगरबी खबर एजेंसियाँ करती हैं, वो उससे भी निजात मिली। तो हमने ये चेंजेस लाने की कोशिश की हैं। और सबसे अहम बात जो उर्दू अखबारों में नहीं थी कि हमने ब्यूरोज़ अपने कायम किए हैं। हमारे आपको ब्यूरोज़ मिलेंगे और उर्दू में आम तौर से एक एडिटर होता था और उसके बाद फिर रिपोर्टर्स होते थे और कोई वो नहीं था। हमारे यहाँ एक सिस्टम बनाया हुआ है हमारे यहाँ पूरे तरीके से कि भाई ये रेजिडेंट एडिटर है, उसके बाद रेजिडेंट एडिटर के बाद एक हमारा न्यूज़ एडिटर भी है और ब्यूरो चीफ भी है, नेशनल ब्यूरो चीफ, हाँ नेशनल ब्यूरो है, नेशनल ब्यूरोज के अंदर में लोग काम करेंगे, स्टेट ब्यूरोज कौन से हैं, तो वो हमने किया। और दूसरी बात है कि फुल्ली कंप्यूटराइज, जहाँ कलम से कोई काम नहीं होता, वो एक न्यूज़ रूम हमने उर्दू अखबार को दिया कि जहाँ हमारे यहाँ कोई चीज़ हाथ से नहीं लिखी जाती या कोई चीज़ हाथ से काम नहीं होता, जहाँ पर फैक्ट्स भी अब हमने कह दिया है कि वो ईमेल के ज़रिए से आए या जो लोग कर रहे हैं। तो हमने बहुत कोशिश की है कि उसको बिल्कुल मॉडर्नाइज कर दें और हाँ और उसकी वजह से बहुत फ़ायदा हुआ है अखबार को कि अगर कोई आदमी हिंदी में भेजता है, अगर हमको टाइप करके हिंदी में भेजता है तो हम उसको फ़ौरन ट्रांसक्राइब कर सकते हैं उर्दू में। अभी ट्रांसलिटरेट करने का सॉफ्टवेयर आ गया, तो इन सब चीज़ों की वजह से अखबार की क्वालिटी आपको नज़र आती है। जी। और शकील साहब, आपने जदीद ये जो ज़राए हैं, ये जदीद टेक्नोलॉजी है, उनका सहारा लिया और अखबार को जाहिर है इस दौर में अगर ज़िंदा रहना है तो इन सब चीज़ों का सहारा लेना ही पड़ेगा और लेना चाहिए। इनसे ये सब चीज़ें हमारे लिए ही हैं। लेकिन शकील साहब, एक कमी जो हमें उर्दू अखबारात में खटकती है वो हमें इनकलाब में भी लगती है। अब ये आप फरमाएंगे कि वो हो सकता है कि वो आपकी मजबूरी हो या रीडरशिप इस तरह की हो कि हमारे जो अखबारात हैं, उर्दू अखबारात, उनमें जो मजहबी कॉलम्स या मजहबी आर्टिकल्स होते हैं, एक तरफ तो हम ये कहते हैं कि उर्दू जो है वो गंगा जमुनी तहजीब है और उर्दू जो है सिर्फ मुसलमानों की ज़बान नहीं है, ये सबकी ज़बान है। लेकिन जब अखबार हम पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि उर्दू तो सिर्फ मुसलमानों की ज़बान है। अब अगर मुहर्रम आए तो पूरे महीने जो हैं वो मुहर्रम पे, इमाम हुसैन पे, उस तरह के कॉलम्स हमें पढ़ने को मिलते हैं जो मिलने भी चाहिए। ईद है या और कहीं मुसलमानों के कोई प्रोग्राम्स हैं या उर्स हैं, ये सब चीज़ें हमारे पास पहुंचती हैं और पहुंचनी चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ जो बाकी मज़ाहिब के त्यौहार हैं या उनकी खबरें हैं उस तरह की, वो हमारे पास आर्टिकल की सूरत में नहीं पहुंचती हैं। ये कमी हमें बाकी अखबारात में भी लगी और कहीं कहीं इनकलाब भी उसी तर्ज पे है। देखिए, ये बात तय है कि उर्दू मुसलमानों की ज़बान नहीं है, बात तो इससे, लेकिन पढ़ने वाले जो उर्दू अखबार पढ़ने वाले हैं वो 90% से ज़्यादा मुसलमान हैं, इससे आप इनकार नहीं कर सकते। और जब अखबार में उनके जज्बात और एहसासात की नुमाइंदगी नहीं होगी या उनको नहीं दिखाएंगे हम, तो उनको लगेगा कि अखबार हमसे बेइत्नाई बरत रहा है। मुझे याद है कि उर्दू का एक अखबार था, उसने मुहर्रम के दिन लखनऊ में मुहर्रम की खबर के बजाय कोई किसी फिल्म स्टार की खबर छापी, तो सारे अखबार जो थे, सारे लोग जो थे वो गालियां दे रहे थे उस अखबार को, क्योंकि एहसासात तो जज्बात की नुमाइंदगी के, जैसे कि हिंदी अखबार भी ऐसे ही है। आप अगर देखिएगा, आप हिंदी हिंदुओं की ज़बान तो नहीं है ना, हिंदी तो सारे हिंदुस्तान की ज़बान है, लेकिन जब आप उसको देखने जाइएगा तो उसमें भी आपको गणेश और लक्ष्मी की पूजा के बारे में आपको कितना ज़्यादा मिलेगा। जब नवरात्रि शुरू हो रही होगी, हर दिन आपको नवरात्रि के बारे में कुछ ना कुछ दिया जाएगा। फिर आपको हर दिन सितारों की गर्दिश के बारे में और उनके बारे में उनके असरात नहीं, वो तो इश्तिहार है, हमने नहीं शुरू किया है। अच्छा, वो इश्तिहार है और वो भी एक हिंदी का सही ट्रांसलेट करते हैं हमारे यहाँ जो है वो हमारे यहाँ से नहीं शुरू हुआ है। तो वो सितारों की गर्दिश का प्रोग्राम या जो लोग बिलीव करते हैं सैयारों के ऊपर, उनके बारे में है। तो ऐसे हर अंग्रेज़ी अखबारों में भी अगर आप पाएंगे, अंग्रेज़ी अखबारों में भी इस तरीके के कॉलम छपने लगे। दशहरा है तो पूरे इश्यूज निकालते हैं वो, क्योंकि उनके रीडर्स तो कहीं ना कहीं पढ़ने वाले हैं। तो एक कम्युनिटी जो आपका टारगेट रीडर है, जो आपके रीडरशिप है, उसके जज्बात और एहसासात के कहीं ना कहीं नुमाइंदगी आपको करना पड़ती है। लेकिन क्या शकील साहब, ऐसा नहीं है कि कुछ अगर हम इस तरह करें कि वो हिंदी अखबार भी हैं, अंग्रेजी अखबार भी हैं, आपने ठीक फरमाया कि वो भी वैसा ही करते हैं, लेकिन क्या उर्दू अखबार की रीडरशिप 90% अगर 80% मुसलमान पढ़ता है, तो क्या हम ये समझ लें
कि वो दूसरे मज़ाहिब के बारे में कुछ जानना नहीं चाहता है? नहीं, हम दूसरे मज़ाहिब के बारे में, हाँ देखिए, आर्टिकल्स वगैरह छपे, उन लोगों को पता चले। आमतौर से देखिए, अखबार का काम जो है वो लोगों को एजुकेट करना ज़रूर है, अखबार का एक काम वो भी है, लेकिन उसका मेन काम है खबर रसानी और खबरगिरी। मैं उसको यही कहता हूँ कि खबर लेना और खबर देना। तो खबरगिरी का काम, अब उसके बाद एक अखबार के पास 12 पेजेस हैं, और 12 पेजेस में उसको 10 पेज तो कम से कम रोज़ खबरें हमको देना है। 2 पेजेस हमारे हैं जो फीचर्स के हैं उसमें। अब उसमें जो हम चीज़ें रखते हैं, मिसाल के तौर पर हमारा ओढ़नी का पेज है, फिल्मों का पेज है, तो वो सब कॉमन है, वो तो मुसलमानों के लिए नहीं है, वो तो सब हर कौम के आदमी पढ़ सकते हैं या जो भी है। और हमारी कोशिश ये होती है कि हम दूसरे मज़हबों के बारे में बताएं, उनके अकायद के बारे में। अक्सर आपने गौर किया होगा कि जब भी कभी दिवाली दशहरा होता है, कभी ऐसा ना होता हो कि मैं उसके बारे में ना लिखता हूँ। आज तक कभी नहीं हुआ कि मैंने दिवाली बना, हाँ जो कॉलम है, और उसमें मैं लोगों को तारुफ देने की कोशिश करता हूँ। आप लिखवाते हैं या लोग भेजते हैं, तो कम से कम मुस्लिम्स को पता होना चाहिए। एक तो आप अपने कॉलम के जरिए लोगों को आगाह करते हैं इन सब चीज़ों के बारे में, लेकिन ये है कि जो बाकी कॉलम्स लिखे जाते हैं उनमें भी अगर कुछ इस तरह का ख्याल रखा जाए, तो क्या आपको लगता है कि कुछ हाँ नहीं है ज़रूरत है। और गाय माए छपते भी रहते हैं, गाय बगाए ऐसे आप आर्टिकल देखेंगे कि जो उनके, लेकिन बहुत ज़्यादा अगर हम उस तरफ तवज्जो देने लगें, क्योंकि सिर्फ वही मसला आता है कि हमको अगर हमारा मकसद क्या है बाहर निकालने का, हमारा मकसद ख़ास ये कि हमारी कोशिश ये होती है कि लोगों में इश्तिहाल ना पैदा हो, मुश्ताइल ना हो, आपस में झगड़ा ना हो, लोगों में नफ़रतें ना बढ़ें, हमारी कोशिश ये होती है। तो हमारी अभी फ़िलहाल कोशिश ख़ास तौर से ये है कि और उर्दू अखबारों के तरीके से वो ऐसे आर्टिकल हम ना छापें कि जिनसे लोगों में इश्तिहाल पैदा हो सकता है या किसी की नफ़रत का इजहार होता हो। तो हमारे अखबार में कोई ऐसा आप कॉलम नहीं दिखा सकते या कोई ऐसा कि जिसमें दूसरों के ऊपर वो हो रहा हो। और हमारी कोशिश ये होती है कि हम तमाम फ़िरक़ों को मिलाकर ले चलें। तो है तो, और आप कह भी रहे हैं, सही फरमा रहे हैं कि और मज़ीद होना चाहिए। और मेरी कोशिश तो यही होती है कि क्योंकि मैंने रिलीजन को काफ़ी पढ़ा हुआ है, हिंदुओं का रिलीजन के बारे में मुझको बहुत से हिंदुओं से ज़्यादा मालूमात है, मुझको सिखों के बारे में बहुत कुछ मालूम है, मुझको पारसियों के बारे में जी कोई और एडिटर होता तो हम नहीं करते। तो मुझे है, और मैं मुसलसल कुछ ना कुछ उनके ऊपर लिखता भी रहता हूँ, और उनके अकायद के बारे में या उनके ख्यालात के बारे में। और मैं यही कोशिश करता हूँ कि लोग एक दूसरे के रिलीजन का एहतराम करें। हमारा मकसद ये है ख़ास तौर से कि लोगों में एक दूसरे रिलीजन का एहतराम पैदा हो, क्योंकि जब तक वो नहीं होगा, आप अपने मज़हब की गुणगान करते रहिएगा, वो अपने मज़हब का गुणगान करते रहेंगे, वो भी ठीक है, आप अपने गुणगान कीजिए, लेकिन दूसरे को बुरा कहकर नहीं। आपको अपने मज़हब की बुलंदी और बरतरी साबित करने के लिए अपने मज़हब की तालीमात को आम करना होगा। मेरा एक अभी भी मैंने लिखा, ये 4 दिन पहले ही मैंने बात लिखी कि अपने मज़हब की तालीमात को आप अगर आम करें तो लोग उसको कबूल करें, लेकिन आप दूसरे को बुरा कहकर अपने मज़हब को ऊंचा नहीं कर सकते। तो ये है, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि मज़हबी कॉलम्स वगैरह कम होना चाहिए, मेरा अपना ज़ाती। लेकिन हमारे रीडर्स की डिमांड इतनी ज़्यादा होती है, इतना प्रेशर है, और ख़ास करके उर्दू रीडरशिप इस वक्त मदरसों में बहुत ज़्यादा हो गई है। आपको पता है कि हमारा एक बहुत बड़ा तबका जो है मदारिस इस्लामिया में है, तो उनके जज्बात और एहसासात की नुमाइंदगी हमको करना पड़ती है, और वो ज़रूरी भी है हमारे लिए। शमसी साहब, 1822 में हमारा पहला अखबार निकलता है, और फिर 1857 के बाद हमारी ये जो अखबारात है या हमारी जो सहाफ़त है, इसका रुख बिल्कुल बदलता है। उसमें फिर मौलाना आज़ाद हैं, मोहम्मद अली जौहर हैं, फिर ज़मींदार निकलता है अखबार, और उस ज़माने में ज़मींदार की 30,000 कॉपियाँ निकलती थी। फिर 1947 का एक वाक़या है, और 47 के बाद भी पाकिस्तान हिजरत करके जाने वाले अखबार जो उस वक्त हिंदुस्तान से निकल रहे थे, सिर्फ 70 अखबार हैं, बाकी तमाम अखबार यहीं रहे हिंदुस्तान में। 1980 तक ये सिलसिला जारी रहा, लेकिन 80 के बाद जो है ना, वो उर्दू ज़बान पे, पहले मैं ये कहूँगा कि उर्दू ज़बान पे ज़वाल आया है। ज़बान पे ज़वाल आएगा तो फिर अदब पे भी आएगा, और फिर जर्नलिज्म पे भी आएगा, जाहिर है। 80 के बाद ये बिल्कुल खला है काफ़ी अरसे तक, जब तक के सहारा एक कौमी आवाज़ बेचारा हिंदुस्तान से निकलता रहा है, दिल्ली से, लखनऊ से भी निकलता था, से, और फिर मुंसिफ और सियासत 2 बड़े अखबार, और मिड डे वहाँ मुंबई से, इनकलाब था ही। लेकिन 1980 के बाद ना एक तरह से ज़वाल आया हमारी ज़बान पे, और हमारी रीडरशिप भी कम हुई, कुछ सरकार की बेतनाई भी बरती गई, उस तरह सरकार ने सपोर्ट नहीं किया जिस तरह किया जाना चाहिए था।
लेकिन अब हम 2014 में हैं। 2006 में राष्ट्रीय सहारा निकला, 2010 में जागरण ने इनकलाब को खरीदा और वो आपकी सरबराही में निकल रहा है। अब आपको लगता है कि कुछ जो कमी आई थी, जो रीडरशिप कम हुए थे, या उर्दू की तरफ तवज्जो कम दी जा रही थी, या एक तासुब बढ़ता जा रहा था, ये कहा जा रहा था कि ये तो सिर्फ मुसलमानों की ज़बान है, मुसलमान ही पढ़ेंगे, और मुसलमानों की ज़बान ऐसी कि आधे से ज़्यादा मुसलमान उर्दू नहीं जानते हैं। अब आपको लगता है कि कुछ दिलचस्पियां लोगों की बड़ी हैं। जागरण ग्रुप ने अगर इनकलाब को खरीदा, सहारा ने राष्ट्रीय सहारा निकाला, जी सलाम है, ईटीवी उर्दू हैं, ये सब बड़े बड़े ग्रुप्स हैं जिन्होंने ये सब चीज़ें, खुद आपकी वेबसाइट है रेख्ता, खुद हमारी वेबसाइट है रेख्ता। तो आपको लगता है कि हाँ, अब लोगों की दिलचस्पियां, मुसलमान गैर मुस्लिम सब इस जबान को अपना समझने लगे हैं और अपना समझ के अब इसके साथ जुड़ना चाहते हैं? देखिए, पहली बात जहाँ से आपने गुफ्तगू शुरू की थी, जो जिस सहाफत का आप जिक्र कर रहे थे, वो सहाफत जो थी और आज की सहाफत में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वो सहाफत उस वक्त जो थी वो ख्यालात की तर्जुमानी करती थी, ख़बरें उसमें शायद 1% या 10% हुआ होती थी, और उस वक्त सहाफत का मतलब था मज़ामीन अच्छे, जो बेहतरीन एडिटर होता था वो राइटर कैसा है। उस वक्त एडिटर के लिए एक सबसे बड़ी क्वालिटी ये थी कि वो किस पाए का राइटर है, और किसी भी अखबार में जो मज़ामीन होते थे उसी के ऊपर उसका वेटेज का अंदाज़ा होता था। लेकिन आज के दौर में अखबार की जिम्मेदारियाँ, अखबार का शक्ल अखबार की और सब कुछ बदल चुका है। आज अखबार जो है वो लोगों के पास उतना पढ़ने का टाइम नहीं है, ज़्यादातर लोगों के पास, कि वो पूरे मज़ामीन बैठकर पढ़ें, एक ख़ास तबके के अलावा। तो उसको तो खबर चाहिए है, और अपने गिरदोपेश का वो से वाकिफ़ रहना चाहता है जो रीडर है। तो मौजूदा जो ज़माना है उसमें पूरा एक दुनिया जो है वो ग्लोबल विलेज हो गया है और एक तरीके से सब सिमट कर आ गया है। तो उसमें हर आदमी की कोशिश ये, हर अखबार की कोशिश ये होती है कि अपने क़ारीन तक ज़्यादा से ज़्यादा खबरें पहुँचाऊँ। तो आज अगर 10-12 पेज का अखबार है तो उसमें से 2 पेज रह गए हैं आपको सिर्फ उसके लिए, मज़ामीन के लिए, बाकी सब खबरें हैं। और कभी कभी मैगजीन संडे वगैरह को जब लोग फुर्सत से होते हैं, जुमे को होता है तो मैगजीन के लिए। तो उस सहाफ़त और इस सहाफ़त का तो कोई मुकाबले नहीं, क्योंकि उस वक़्त अदीब होना और सहाफ़ी होना और शायर होना एक ही बात थी। उस वक़्त का कोई सहाफ़ी जो था वो बग़ैर अदीब, अच्छे अदीब के ये सोच नहीं सकता, सहाफ़ी नहीं हो सकता था। लेकिन आजकल ऐसा नहीं है। आज आपको थोड़ी बहुत ज़बान आती हो और आपको टेक्निक मालूम है, हाँ, साफ पता है, और हाँ, मतलब वो बिल्कुल अलग चीज़ थी। और आपको आजकल टेक्नोलॉजी से वाक़फ़ियत बहुत ज़रूरी है। पहले जर्नलिस्ट पैदा होते थे, आज जर्नलिस्ट बनाए जाते हैं। आज उसके लिए इंस्टीट्यूट्स हैं बड़े बड़े। और मुझे फ़ख्र है कि मैं पहला उर्दू का जो जर्नलिस्ट जो पढ़ने वाले थे, जिन्होंने जर्नलिज्म को पढ़ा, उनमें से मैं भी हूँ, कि जिसने 1979 में पहली मरतबा जब JNU में मास मीडिया का कोर्स शुरू हुआ, तो उस वक्त तक लोग मास मीडिया जानते नहीं थे, मैंने ज्वाइन किया। तो तब तक जो थी वो पैदाइशी तौर पर जर्नलिस्ट हुआ करते थे। लेकिन उसके बाद एक फिक्र आई कि नहीं, अब उनको पैदा किया जा सकता है, या उनको बनाया जा सकता है, या उनको तरबियत दी जा सकती है। और सारी दुनिया में जो इंस्टीट्यूट्स आज कायम हैं वो इसीलिए हैं कि वो बताते हैं कि लोगों को तरबियत देकर जर्नलिस्ट बनना चाहिए और बनाया जाना चाहिए। तो अब इस वक्त जो सफ़र है उसका 1900, जो आपने कहा जवाल का दौर आया, वो एक पूरे मुआशरे पर जवाल आया हुआ था। हिजरतों का कर्ब इतना शदीद था कि लोग अपनी ज़मीन और जायदाद की फिक्र नहीं कर पा रहे थे, और कौन सी ज़मीन कहाँ रहेगी और कौन भाई जा रहा है। एक घर के 4 लोग वहाँ चले गए, 4 यहाँ रह गए, तो सब वो मसला आता। तो उस वक्त ऐसे में ज़बान की जो हालत होना थी वो तो अपनी जगह होना थी। लेकिन जब मुआशरे में स्टेबिलिटी आई, मुआशरे में जब ये तय कर लिया कि ये अब बस जो तकसीम होना थी हो चुकी, अब तो हमको इधर ही रहना है, जब वो कॉन्फिडेंस, नई नस्ल उभरी, जो आज़ादी, एक पुरानी जो नस्ल हमारे वालिदैन की नस्ल थी, वो एक मखमसे का शिकार थी। वो सोचती रही कि जाएं कि ना जाएं, हिजरत करें ना करें। लेकिन जो हमारी नस्ल थी उसने कभी नहीं सोचा कि हमको जाना है, हमको तो हमारा वतन यही था और हमको यहीं रहना, ज़िंदगी जो मौत, और हमने अपने कब्रिस्तान यहीं चुने। तो और ज़िंदगी भी यहीं चुनी हमने। तो जब हमने ज़िंदगी को चुन लिया यहाँ पर कि अब यहीं है, तो उसके असरात नुमायाँ होना शुरू हुए। फिर हमको लगा कि उर्दू में देखिए ताकत तो हमेशा से थी, उर्दू से ज़्यादा ताकतवर ज़बान कोई है नहीं, और उसकी असल ताकत उसकी शायरी में पिना है। उसकी शायरी जो है वो इतनी है कि वो चाहे भी जवाल हुआ, लेकिन पार्लियामेंट का कोई सेशन ऐसा नहीं गया जिसमें कुछ लोगों ने शेर ना पढ़े हों। तो ये चाहे जैसा जवाल का दौर रहा, उर्दू के ऊपर ये जवाल नहीं आया कि उसकी शायरी को सुनने वाले ना रहे हों। लेकिन आज आप देखेंगे कि पूरी ज़बान के ऊपर एक अजीब सा असर है। आज शायरों की हालत क्या हो गई, उर्दू के शायरों की,
कि हर एक के पास कारें हैं, बंगले हैं, घर हैं, जो बड़े शायर हैं, जो अमेरिका और इंग्लैंड और हर जगह वो मदऊ किए जाते हैं, और पूरी एक ग्लोबल बस्तियां जो नई बन गई हैं उर्दू की, वहाँ जाना होता है और उसकी वजह से पूरा नजर आता है। तो वो पूरी उर्दू में एक अच्छा, सबसे अहम बात ये थी कि पहले उर्दू के लोग सिर्फ उर्दू जानते थे, उन्हीं ने, नई नस्ल ने उर्दू के साथ हिंदी को भी जाना और अंग्रेजी को भी जाना। तो जब आपका दूसरी ज़बानों के साथ इत्तेबात पड़ा तो आपको अपनी ज़बान की अहमियत भी मालूम हुई और उसके फ़र्क भी दूसरी ज़बानों के साथ मालूम हुआ। तो आपने बहुत से काम किए नए कि हम कैसे इसको आगे बढ़ाएं, कैसे फ़रोग़ दें, और जदीद जो दुनिया की सबसे ज़्यादा जदीद समझी जाने वाली ज़बान है उसके साथ कैसे मिलकर चलें, ये भी कोशिशें हुई। तो वो सब असरात नुमायाँ हैं आज की सहाफ़त पर भी। आज की सहाफ़त जो है वो अंग्रेज़ी जर्नलिज्म से कम नहीं है उर्दू की। मैं ये कहता हूँ कि मेरे कई रीडर्स ने मुझको कही, ये बात मैं अपने अखबार की तारीफ में नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मुझसे कई रीडर्स ने बात कही कि साहब हमने जब से आपका अखबार पढ़ना शुरू किया हमने अंग्रेज़ी का अखबार लेना बंद कर दिया, क्योंकि पहले आमतौर से वो खबरें होती ही नहीं थी अंग्रेज़ी अखबार, उर्दू अखबार में। हाँ, दूसरे दिन आती थी। तो जो आपके अखबार में होती हैं, जो मुझको हिंदुस्तान टाइम्स और टाइम्स ऑफ इंडिया में मिलती हैं। तो और मैं ये बात कहता भी हूँ हर एक से कि भाई आप अगर मुझसे बात आपको करना तो आज का टाइम्स ऑफ इंडिया भी लेकर बैठ जाइए, हम भी लेकर बैठ जाए। हो सकता है कुछ उनकी खबरें होंगी जो हमारे यहाँ ना हो, लेकिन कुछ खबरें ऐसी हमारे यहाँ होंगी जो उनके पास नहीं होंगी, है ना। तो और लेकिन दुनिया की कोई अहम तरीन खबर छूटी नहीं होगी, जो खबर के जो हर अखबार में है वो खबर हमारे अखबार में ज़रूर होगी। तो इन सारी बातों को हमने समझा, और इसकी वजह क्या हुई कि जदीद टेक्नोलॉजी आने की वजह से, कि उर्दू को क्या था, कौमी आवाज़ निकलता था, वो कांग्रेस का अखबार था। वो 5 जगह से निकालने की कोशिश की लेकिन बहुत कामयाब नहीं रहे वो लोग। उन्हें श्रीनगर, लखनऊ और पटना और दिल्ली से निकालने की कोशिश की, लेकिन वो सिर्फ लखनऊ और पटना ही, दिल्ली में ही चल सका, बाकी कहीं ज़्यादा वो बाकी जितने भी अखबार थे वो सब मकामी तौर पर थे। चाहे वो इनकलाब हो, वो बम्बई की सरहदों से बाहर नहीं निकल सका, महाराष्ट्र की सरहदों से अंदर रहा हमेशा 1938 से लेकर 2010 तक। सियासत आज भी हैदराबाद और आंध्र प्रदेश की हदों में है, मुंसिफ वहीं कैद है, और जो बिहार से अखबार निकलते हैं वो वहीं है। जो लखनऊ से अखबार सबसे पहले राष्ट्रीय सहारा ने कोशिश की। जब कौमी आवाज़ बंद हुआ तो उसका फायदा राष्ट्रीय सहारा ने उठाया। राष्ट्रीय सहारा को एक फिर उसने अलग अलग ब्यूरो, ये काम जो किया उन्हीं ने कि अलग अलग जगहों से अखबार निकाला जाए। 10 शहरों से उन्होंने निकालने, पहले 4-5 शहरों से किया, फिर रफ्ता रफ्ता बढ़ा के 10 शहरों में हो गया। कि हमारे अखबार ने क्या किया कि जो फ़र्क सहारा में और हमारे अखबार में है वो ये कि हमने मल्टी एडिशन का कॉन्सेप्ट लिया कि आप एक ही कमरे में बैठकर 6 एडिशन बना सकते हैं, और उससे क्या होता है कि आपके कम से कम लागत में ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को इनपुट दे सकते हैं। तो वो हमने काम किया अपने अखबार के ज़रिए से कि अगर हमने नोएडा में ऑफिस कायम किया तो वहाँ से 6 एडिशन हम बना रहे हैं बैठे हुए। हमने लखनऊ में किया तो वहाँ से हम 5 एडिशन बना रहे हैं। हम वहाँ क्या नाम है इसका, पटना में है तो वहाँ से 3 शहरों का अखबार हम बनाकर और छापते वहाँ हैं। क्या हुआ, आप चाहे इस कमरे में बैठकर लिखिए या आप लखनऊ में बैठकर लिखिए, पर भेजना तो आपको सैटेलाइट के थ्रू पड़ेगा, अखबार जो प्रेस को जाएगा, जो आज टेक्नोलॉजी है। तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम हमारी सारी खबरें वहाँ से आ जाएं, और जो खबर हमको भेज रहा है रिपोर्टर वो चाहे लखनऊ में भेजे या दिल्ली में भेजे, टाइम तो उसको उतना ही लगना है। तो ये टेक्निक का जो फ़ायदा था कि जो जिस तरीके से इंटरनेट पर इन्हिसार हो गया है आज प्रिंटिंग का, कि आपका अब अखबार की कॉपी आपको पहुंचाना नहीं है जाकर प्रेस में, आज आपको दौड़ते हुए लेकर जाना नहीं है कि ये बन गई है, पूरे पेजेस बन गए और उसको ट्रांसफ़र करना है डायरेक्ट, और वो भी जो आपकी ब्रॉड लाइन आपने लिया हुआ है, जो आपने इंटरनेट कनेक्शन लिया हुआ है उसके थ्रू आपको जाना है वो। तो ये सारी जिसको हम लीज लाइन कहते हैं, हमारे यहाँ के हमने लीज लाइन ले रखी है और उसके थ्रू हमारी बड़ी बड़ी फाइलें ट्रांसफ़र हो जाती हैं। तो ये जो टेक्निक आई है नई, इसने उर्दू अखबार की शक्ल को एकदम बदल दिया। फिर उसके बाद उर्दू अखबार कलर नहीं होते थे सारे, आपको मालूम है कि गर्द यतीमी छाई रहती थी कि उनके ऊपर सिवाय स्याह और सफ़ेद के कुछ होता ही नहीं था, और वो भी प्रिंटिंग की क्वालिटी भी बहुत ख़राब। बड़ी बड़ी कंपनियों के आने की वजह से, कॉर्पोरेट की वजह से, एक तो डिस्ट्रीब्यूशन बहुत बढ़ गया उसका, 2-3 फायदे हुए बड़ी कंपनियों के आने की वजह से, कि जब हमारा अखबार जो था वो आज गांव-गांव में पहुंचने लगा। ये जागरण की वजह से हुआ, क्योंकि जागरण की गाड़ियां जाती हैं। जागरण का अगर 10,000 अखबार जा रहा है, उसके साथ हमारे 5 अखबार भी जा सकते हैं गाँव में। अगर 5 पढ़ने वाले हैं तो 10,000 के साथ 5 भी जा सकते हैं, लेकिन 5 अखबारों को भेजना जो था वो मुमकिन नहीं था।
तो ये सारी चीज़ें हुई हैं कि जिसने बहुत बहुत फर्क डाला है। और आज उर्दू के अखबार जो आपको नज़र आ रहे हैं कि आपको स्टेशन पर भी मिल जाता है पढ़ने के लिए उर्दू अखबार, जो कभी नहीं होता था। और आपको बिहार के उस गांव में जहां कभी कोई अखबार दूसरे दिन से पहले पहुंचे नहीं, वहां भी पहुंच रहा है। तो ये सब बड़ी कंपनी के दाखिल होने की वजह से हुआ कि उर्दू के अखबार जो थे उनकी वुसअत बढ़ गई, उनकी पहुंच बढ़ गई और लोगों तक रीडरशिप भी इतनी बढ़ गई कि जो कभी सोच नहीं सकते। शकील साहब, एक खास बात ये हुई कि जब हम पहले देखते हैं, जब हमारी इब्तदा है उर्दू सहाफ़त की, और फिर उसके बाद 57, 47 ये सब आते हैं, तो एक तरह से हर तरह के लोग उर्दू सहाफ़त से जुड़े हुए थे। बाकी सहाफ़त से भी थे लेकिन उर्दू सहाफ़त से भी जुड़े थे। उसमें हिंद आर्याई हैं, मतलब उसमें खिलाफत मूवमेंट वाले हैं, उसमें नेहरू जी खुद हैं जिन्होंने कौमी आवाज़ निकाला, और हिंदू महासभा हैं, मिलाप निकाला आर्या वालों ने, आर्य समाज वालों ने मिलाप निकाला। तो ये सब लोग जुड़े हुए थे। आहिस्ता आहिस्ता हमें ये लगता है कि जिस तरह इनकलाब के साथ जागरण है, ETV उर्दू है, सहारा है, ये सब लोग, मतलब वो जो एक सब लोग हमें एक जगह दिखाई देते थे इससे पहले एक सहाफ़त में कि सिर्फ उर्दू सहाफ़त मुसलमानों की ज़बान नहीं है या किसी एक मुल्क की या खित्ते की ज़बान नहीं है। अब वही दौर हमें दोबारा दिख रहा है कि हर तरह के लोग आहिस्ता आहिस्ता इस ज़बान के साथ जुड़ते जा रहे हैं। जी बिल्कुल सही है, क्योंकि जो जी सलाम हो या ETV उर्दू हो, दोनों नॉन मुस्लिम ग्रुप चला रहे हैं, आपको पता है। सहारा वो भी, इनकलाब, ये जितने भी हैं, और पूरे मतलब वैसे भी देखिए उर्दू की तबलीग में मुंशी नवल किशोर से ज्यादा किसी का काम नहीं है। उन्हें अखबार भी निकाला और पहली उर्दू की किताब भी छपी तो उन्हीं के यहाँ छपी। तो प्रिंटिंग में भी उर्दू की नशर इशात का काम जो शुरू हुआ तो गैर मुस्लिमों के जरिए से ही शुरू हुआ। तो ये तो इस जबान की खूबी है कि इस जबान को अपनाने के लिए लोग तैयार है, हर पूरी, और कोई पर लेबल नहीं लगता। आप गाने सुन लीजिए फिल्मों के, उसमें आपको 70% लफ्ज जो हैं उर्दू के मिलेंगे, और जो पुराने हैं उनमें तो 100% उर्दू के लफ्ज होते थे, और उर्दू में गज़लें और उर्दू की नज़में और सब कुछ जो कुछ था, और उसमें सब गैर मुस्लिम हुआ करते थे। बल्कि ऐसे भी लोग थे कि जो सिर्फ उर्दू ही जानते थे। राज कपूर के जैसे लोग थे जो उर्दू बहुत अच्छी तरीके से जानते थे और उर्दू के ख्याल रखते थे। देवानंद साहब थे, बहुत से लोग थे ऐसे तरीके के। तो नॉन मुस्लिम्स का रोल तो हमेशा से इसमें रहा ही है। अभी भी नॉन मुस्लिम्स उसमें ज़्यादा दिलचस्पी ले रहे हैं उर्दू में, और उन्हीं की वजह से ज़्यादा फल फूल रही है। अब आज जो आप देख रहे हैं कि उर्दू के शेर रोमन में लिखकर इंटरनेट पर जाते हैं, ये कौन कर रहा है? जाहिर बात है कि जो उर्दू जानने वाले तबका नहीं है वही लिख रहा है, और अपनी बात के आधार के लोग समझता है कि उर्दू शायरी से अच्छा कोई जरिया नहीं है। इसी तरीके से देवनागरी स्क्रिप्ट में उर्दू के शेर लिखे जाना, बाद वक्त तो ये डर लगने लगा कि कहीं स्क्रिप्ट ना बदल जाए। जिस तरीके से अभी लोग उसको अपना रहे हैं कि कहीं एकदम ये ना हो कि देवनागरी स्क्रिप्ट ही इख्तियार कर लें लोग। लेकिन उर्दू की मकबूलियत जो है वो बढ़ रही है, और उर्दू उसकी खास वजह यह है कि उर्दू वालों ने भी नए ज़माने के साथ चलना सीख लिया है और चलने की कोशिश कर रहे हैं। जो नहीं सीख सके हैं वो चलने की कोशिश कर रहे हैं। आज मुझे नहीं लगता कि किसी मदरसे में कोई ऐसा मदरसा होगा जहां हिंदी ना पढ़ना हो लोग, उर्दू अंग्रेजी ना पढ़ना हो। तो जब वो नए ज़माने के साथ मिलकर चलने की कोशिश करेंगे तो एक्सपोजर ज़्यादा होता है। जब आप दूसरी ज़बानों के साथ आपका रब्त ज़्यादा होगा तो आपको एक्सपोजर होगा, आप उनको समझने की कोशिश करेंगे। तो समाज में सबसे अहम बात जो हुई हिंदुस्तान में वो ये कि उर्दू से नफरत नहीं रही लोगों को। जो एक पाकिस्तान का लेवल लगा दिया था पिछली नस्ल ने कि पाकिस्तान की ज़बान है, वो ख़त्म हो गया और उर्दू से बहुत मोहब्बत करने लगे हैं लोग, गैर मुस्लिम भी। और अगर मोहब्बत ना भी करते हो, उनका ताल्लुक ना भी हो, तो कम से कम नफरत नहीं करते, जो एक बहुत बड़ी बात है जिसके ऊपर कम्युनलिज्म का एक लेबल लग गया था, या एक कम्युनिटी का जो लेबल लगा दिया गया था और लोग उसकी वो करने लगे थे। लेकिन आज एक से एक संघ परिवार का आदमी भी शेर पढ़ता जरूर है, कहना कि आपको मिल जाएगा कि जो यूं तो खूब बोल रहे होंगे लेकिन बात अपनी शेर के जरिए से कहेंगे। तो ये चीज़ है पूरी। शब्जी साहब, एक आखिरी सवाल आपसे करना चाहूँगा। जैसे हम हिंदी का अखबार या अंग्रेज़ी के अखबार जब पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि उनमें जो कॉलम लिखे जाते हैं, जो मज़ामीन हैं, जो आर्टिकल्स हैं, जाहिर है अखबार ख़बर रसां या ख़बर पहुँचाने का एक ज़रिया तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ अखबार के ज़रिए तरबियत भी होती है, जहन साजी भी होती है, तरबियत होती है। तो उसमें हम जब हिंदी के अखबार या अंग्रेज़ी के अखबार पढ़ते हैं, जो आर्टिकल्स हैं, जाहिर है आप कुलदीप नैयर लिखते हैं, आप MJ अकबर लिखते हैं आपके यहाँ,
तो लेकिन फिर भी तादाद, जो इंटेलेक्चुअल्स की तादाद है ना, या तो वो आर्टिकल लिखने वालों की बहुत कम है। जो हम हिंदी से, जैसे हिंदी में हम जनसत्ता पढ़ते हैं तो अशोक वाजपेयी वहाँ पे लिख रहे हैं जी जी, तो इस तरह के लोग उर्दू वालों में बहुत कम हैं। जैसे कुलदीप नैयर की अगर मिसाल दें तो वो तो अंग्रेजी और हिंदी में भी लिखते हैं जी जी, तो हर जबान के राइटर हैं। तो इस तरह के लोग, क्या नहीं लगता कि इस तरह के इंटेलेक्चुअल्स जो उर्दू के हैं, या उर्दू के बड़े राइटर्स जो हैं, जैसे शमसुर रहमान फारूकी हैं, शमी मनफी हैं, गोपी चंद नारंग हैं, इनको भी किसी न किसी, चूंकि ये हमारे अदब का बहुत बड़ा नाम है, लेकिन किसी न किसी तरीके से इनको अखबारात से जोड़ा जाए और ये बेहतर रहनुमाई हमारी भी कर सकते हैं, कारी की भी, और कुछ ऐसी चीज़ें भी पढ़ने को मिल सकती हैं लोगों को, जो जहन साजी भी हो नए पढ़ने वाले की, या जो बच्चा घर में अखबार पढ़ रहा है या जो नए पढ़ने वाले हैं तो उनकी जहन साजी भी साथ साथ हो, और कुछ इंटेलेक्चुअल्स अखबार, उर्दू अखबार के साथ जुड़ें, जो कमी हमें बाकी अखबार में भी लगती है और बाकी अखबार के मुकाबले में इनकलाब में कम लगती है। लेकिन हमें इनकलाब से उम्मीदें इस कदर ज़्यादा हैं, तो हमें लगता है कि इन लोगों को, इस तरह के इंटेलेक्चुअल्स को आपको अखबार के साथ जोड़ना चाहिए। नहीं, हमारी कोशिश है और हम मुसलसल करते रहते हैं कि भाई जो जर्नलिस्ट, देखिए खुद भी एक तो दिल में दर्द हो जिसके, तो वो लिखेगा, क्योंकि दर्दमंद दिल होना बहुत ज़रूरी है जब आप अदीब हों उसके साथ साथ। तो लेकिन अदीबों के पास फुर्सत भी नहीं है, बहुत से लोगों अदीबों के पास। फिर दूसरी बात है कि पेमेंट शायद कम है अखबारों में, उर्दू अखबारों में ख़ासतौर से, जहाँ पहले तो पेमेंट होता ही नहीं था, उर्दू अखबारों का तस्वुर ही नहीं था। अब तो कम से कम हम लोग पेमेंट करने लगे और अच्छा, कुछ लोगों को, राइटर्स को तो अच्छा पेमेंट भी कर देते हैं। तो ये चीज़ ऐसी है कि अब शायद बढ़ गया, लोगों ने कुछ समझ लिया कि ये करंट अफेयर पर लिखने वाले हैं, हम जो हैं हम अदब पर लिखने वाले हैं। तो ये एक ये सिलसिला हो गया है कि लोगों को लगता है कि हम अदीब हैं और हमको हमारी जिम्मेदारियां अलग हैं, और ये जो हैं करंट अफेयर पर लिखने वाले हैं। लेकिन अब हम मसला ये होता है कि जो आदमी को करंट अफेयर की ज़्यादा नॉलेज है आज, वो जाहिर बात है कि वो अगर दुनिया से जुड़ा हुआ है तो वो बेहतर लिख रहा है। वो बेहतर अदीब ना हो, लेकिन बेहतर तबसरे तो कर सकता है, क्योंकि आजकल तबसरा निगारी ज़्यादा है। जो आप ये मज़ामीन देख रहे हैं, ये किसी एक मौजू के ऊपर एक तबसरा एक तरीके का उनका, और जो अपनी राय है वो जो देते हैं लोग। तो हमारी कोशिश तो थी, देखिए हमारे अखबार में बहुत मशहूर जो मिज़ान-ए-निगार हैं उनकी भी कॉलम छपते हैं, और हमारे अखबार में हमारी कोशिश होती है कि हम जो अदब का है उसमें किसी मशहूर, जैसे हम उर्दू के अखबार पाकिस्तान में देखते हैं, तो पाकिस्तान में हम देखते हैं कि इंतजार हुसैन उर्दू के अखबार के साथ जुड़ा हुआ शख्स है, जी जी जी, जो हमारा बहुत बड़ा लिखने वाला है। इस तरह की कमी हमें हिंदुस्तान में खटकती है। हाँ, यहाँ पर देखिए पहले थे ख्वाजा अहमद अब्बास साहब के लोग थे, जो मुसलसल, जिनका आज़ाद कलम, अभी कितने 40 साल ही तो हुए, 30-40 साल पहले की बात है। हसन कमाल का नाम है भी जुड़ा हुआ, और भी बहुत से लोग हैं जुड़े हुए ऐसे हैं। हाँ, जो अंसारी साहब के एडिटर थे, फुज़ैल जाफरी साहब एडिटर रहे हैं। तो आज जो ज़माना आ गया है उसमें बस अब एक बढ़ गया, मैंने कहा ना कि करंट अफेयर वाले और अदब वाले ज़रा कुछ उनमें दूरियां पैदा हो गई हैं, या तौफीक नहीं है दोनों को एक दूसरे से रब्ता करने की शायद। लेकिन अगर हो तो बेहतर है, अगर ऐसा आपका जो कहना है वो सही है, और लोगों को जुड़ना चाहिए, ऐसे नामों को जुड़ना चाहिए कि जो आपके साथ अखबार के साथ वाबस्ता हो। इंतजार हुसैन जैसे बड़े नाम जो हैं, हिंदुस्तान के भी जो बड़े नाम हों वो वाबस्ता हों, लेकिन शायद वो मसरूफ़ बहुत हैं आजकल। अदीब भी हमारे काफ़ी मसरूफ़ हैं, उनके पास भी दुनिया भर के बुलावे होते हैं, उनको भी दुनिया भर के सेमिनार्स और वर्कशॉप में जाने का वो है। लेकिन कह रहे हैं आप सही, मैं उससे मुत्तफ़िक़ हूँ कि अगर वो हो तो मेयार बढ़ेगा। लेकिन फिर मैं आखिरी बात मैं यही कहना चाहता हूँ कि इस वक्त मेन जो अखबार का मसला है, चूँकि मैं सहाफ़त का तालिब इल्म हूँ, अखबार का ख़ास मसला है खबर गिरी और ख़बर रसानी। अगर आप उसमें पीछे रह गए, ज़हन साजी है, मैं कह रहा हूँ ज़हन साजी तीसरा वो है। अगर खबर गिरी और खबर रसानी नहीं है तो ज़हन साजी हो ही नहीं सकती, क्योंकि उन्हीं के ऊपर आप ज़हन बनाते हैं। हाँ, तो और बहुत कम तबका है कि जो उन इदारियों को या उन तहरीरों को पढ़ने वाला, मैं जानता हूं क्योंकि मैं खुद लिखता हूं, तो मुझे मालूम है कि उसका क्या रिएक्शन होता है, खबर का क्या रिएक्शन है और मेरे एक आर्टिकल का क्या रिएक्शन होता है। तो वो मसला है कि आज की दुनिया मसरूफ़ कितनी है, उसमें बहुत हो गया। लेकिन फिर भी मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ कि होना चाहिए और बड़े राइटर्स का अखबार के साथ जुड़ना ज़रूरी है। शकील शमसी साहब, हम फिर कभी आपको ज़हमत देंगे
और इसी सिलसिले को यहीं से आगे बढ़ाएंगे। और बहुत सारी बातें ऐसी जरूर जरूर, क्योंकि आपके पास बहुत सारी ऐसी बातें हैं, लेकिन हमारे पास और आपके पास भी वक्त बहुत कम है, वक्त की एक कैद है। नाजरीन, ये थे शकील शमसी साहब। शकील शमसी नॉर्थ इंडिया में इनकलाब के एडिटर हैं। 2007-8 की जो RNI की रिपोर्ट है उसके मुताबिक 3315 अखबारात उर्दू में निकल रहे हैं, जिसमें डेली अखबार जो हैं वो गालिबन 500 कुछ हैं। उसमें हफ्तावारी अखबार हैं, मैगजीन हैं ये। और एक रिपोर्ट ये भी आई थी कि हिंदुस्तान में अंग्रेज़ी और हिंदी के बाद अगर सबसे ज़्यादा अखबारात निकलते हैं किसी ज़बान में तो वो उर्दू ज़बान है। और आज शकील शमसी साहब से बात करके बहुत अच्छा लगा और उम्मीद भी बंधी कि हाँ, वो ज़बान जिस ज़बान को मारने की या ख़त्म करने की या एक तबके के साथ जुड़ने की बहुत कोशिश की गई, आज वो ज़बान वो उन तमाम दीवारों को, उन तमाम हदबंदियों को तोड़कर दोबारा वहाँ पहुँची है जो इस ज़बान की चाशनी की वजह से, इस ज़बान की शायरी की वजह से, इस ज़बान की अदब की वजह से, या ये वो ज़बान जो हर घर में, जैसे शकील शमसी साहब ने फरमाया कि हर घर में रोज़ एक बच्चा या घर वाले 100-150 अल्फाज उर्दू के ज़रूर बोलते हैं, चाहे कि उन्हें नहीं पता हो कि ये उर्दू है। ये उस ज़बान का कमाल है। और ज़बानें ज़िंदा भी ऐसे ही रहती हैं कि वो ज़बानें दूसरों से लेती भी हैं, दूसरों को देती भी हैं। और फिर ज़बान किसी भी मज़हब की नहीं होती, ना संस्कृत, ना हिंदी, ना अंग्रेज़ी और ना ही उर्दू किसी ख़ास मज़हब की है। नाजरीन, आज शकील शमसी साहब हमारे साथ थे। इसके बाद हम किसी अहम शख्सियत को दोबारा अपने स्टूडियो में आने की दावत देंगे और मज़ीद आपसे रूबरू होके उनकी मुलाकात करवा के कुछ नई बातें जानने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।